अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स दोबारा एक दफ़ा फिर मार्केट के स्टार्ट में फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दिए और काफ़ी हद तक करेक्टिव मोड में दिखाई दिए। आज 46,000 का लेवल हमने लूज़ किया और फाइनली 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर हुआ। इट मीन्स कि मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक रोल ओवर वीक के अगर हम बोलें कि इस सेंस में भी ड्रिवन है कि काफ़ी हद तक नेगेटिव परफॉर्मेंस देखी जा रही है। और ओवरऑल रोल ओवर वीक में ऐसा होता है कि स्टार्ट में ही नेगेटिविटी आती है, मार्केट के अंदर करेक्शन भी देखी जा रही है और काफ़ी हद तक जो सेंटिमेंट्स हैं या फिर नंबर्स हैं वो आगे हद तक जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक ओवरबॉट हो चुके हैं, तो उनके ऊपर भी एक करेक्शन दिखाई देती है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 46,227.65 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 46,402.73। लोअर वाज 45,763.05। कंप्लीटली फ्लक्चुएशन हम आज की मार्केट में देख रहे हैं। क्लोजर रहा 45,890.04 का, यानी कि 337.61 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 722.03 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 27.24 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 25.78 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। हम नेटवर्क लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.52 के इजाफे के साथ। 8.13 पे क्लोजर। 114.34 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बायको पेट्रोलियम सेकंड स्कोर पे 0.67 का गेन देखा गया। 10.97 पे क्लोजर रहा। 109.09 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली TRG पार्क 9.75 का इजाफा देखा गया। एक हेफ्टी इजाफे डेली बेसिस पे देखे जा रहे हैं। 146.59 पे क्लोजर रहा। 46.40 का कारोबार रहा। डेली बेसिस पे डिफरेंट स्क्रिप्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स में और काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं सेंटिमेंट्स प्रिवेल होते हुए। इसके साथ साथ IT में काफ़ी हद तक गेंस देखे जा रहे हैं एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। और इसके साथ साथ जो ENP सेक्टर है उसमें काफ़ी हद तक गुंजाइश नजर आ रही है, क्योंकि एज एक्सपेक्टेशन हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में स्पेसिफिकली आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है FATF। क्या इसका कंक्लूजन एक इंडिकेशन आने वाली है आज के दिन, जो कि काफ़ी हद तक डिसाइसिव होगा। तो आज रिजल्ट देखते हैं, ये रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। FATF एक ऐसा इदारा जिसका बुनियादी मकसद बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम को दहशतगर्दी, काले धन को सफ़ेद करने और इस किस्म के दूसरे खतरात से महफूज रखना है। जून 2018 में जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ तो पाकिस्तान ने अपने तौर पर जल्द अज जल्द इस लिस्ट से निकलने के लिए हंगामी इक़दामात उठाना शुरू किए। पेरिस में FATF के होने वाले हालिया इजलास में पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स को सराहते हुए पाकिस्तान को मजीद मरबूत इक़दामात करने के लिए फिलहाल ग्रे लिस्ट में रखने का ही फैसला किया गया और फोरम ने इस बात का इदराक किया कि पाकिस्तान ने FATF की जानिब से उठाए गए नुकात पर पेशरफ्त जाहिर की है और एक्शन प्लान के मुताबिक 27 में से 21 नुकात पर अमल कर लिया है। FATF का होने वाला मौजूदा इजलास पाकिस्तान के लिए यूं भी अहमियत का हामिल है कि इसे ग्रे लिस्ट से हटाने या बरकरार रखने का फैसला इसी इजलास में किया जाना है। ताहम इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से मज़कूरा अहदाफ की तकमील के लिए काबिल जिक्र पेशरफ्त की गई है और इस हवाले से FATF को आगाह भी किया जा चुका है। चुनाचे पाकिस्तान इस तवक्को में हक बजानिब है कि इस इजलास में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग की बैनुल-अक़वामी तंजीम की जानिब से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला सामने आएगा। पाकिस्तान दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मशकूक तरसीलात रोकने के इक़दाम कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान दहशतगर्दों की जायदादें जब्त और उन्हें कारोबार से रोकने के इक़दाम पर भी अमल दरामद कर चुका है। पाकिस्तानी वफ़द मुतमईन है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। ख्याल रहे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अरकान की तादाद 37 है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, चीन, तुर्की समेत 25 ममालिक, खलीज ताउन काउंसिल और यूरोपीय कमीशन भी शामिल है। तंजीम की बुनियादी जिम्मेदारियाँ आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इक़दाम करना है।
एग्जैक्टली तमाम मेजर्स पूरे होने के बावजूद अभी तक हम ग्रे लिस्ट में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब आज जो कि वॉच डॉग मीटिंग है, फैसला कुन मीटिंग होगी, इसमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है पाकिस्तान के लिए। इधर पाकिस्तान जो है वो स्टे करता है ग्रे लिस्ट में या फिर वाइट लिस्ट में चला जाता है, ब्लैक लिस्ट में जाने का सवाल नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गौहर अयूब साहब, आप चेयरमैन हैं, हनीफ गौहर साहब, आप चेयरमैन हैं गौहर ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले ये बताइए, एफएटीएफ का स्टैंड देखा जा रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी प्रिवेल हो जाती थी पहले जब एफएटीएफ की वॉच डॉग की मीटिंग आती थी, तो देखा जाता था कि काफ़ी हद तक एक सेंटिमेंट्स डाउन हो जाते, मार्केट भी रिएक्ट करती थी। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी इस बार देखी जा रही है, जबकि बोला गया लास्ट टाइम 27 आउट ऑफ 21 पॉइंट्स हमने पूरे किए और काफ़ी अच्छे कॉमेंट्स भी दिए गए। इस बार भी तैयारी पूरी है, क्या सेंटिमेंट्स प्रिवेल होने वाले हैं, क्या आउटकम आने वाला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें कि जब पहले जिस तरह से आपने फरमाया कि जब एफएटीएफ की मीटिंग्स आती थी तो तमाम इंडस्ट्री के अंदर बौखलाहट का शिकार हो जाया करती थी कि अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री का भी जो है तो जो ट्रस्ट है वो बन चुका है। और जब हम 27 से जब 21 आप उनके पॉइंट्स जो है तो हम रिजॉल्व कर चुके हैं और गालिबन सिर्फ 6 रह गए हैं उनके पॉइंट्स। तो मैं सर उन पे भी काम हो चुका है, अब तो उन पे भी काम कर लिया गया है। मेजॉरिटी काम मैं समझता हूँ कि हो गया है। अगर वो काम ना हुआ होता और अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की हम बात करें, हम टेररिस्ट फाइनेंसिंग की हम बात करें, तो बहुत सारी हद तक मैं समझता हूँ कि वो एड्रेस एजेंसीज़ को मैं यकीनन उस काम के लिए तो ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि पूरी जो है तो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें कि ख़ास तौर पर हमें नाम लेना चाहिए आईएसआई का, उसमें एफआईए का, अच्छा। और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो हैं तो जितने भी एक्ट हैं ये यकीनन उनकी तरफ से हो रही हैं। पॉलिसीज़ ज़रूर गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, स्टैंड जो है तो गवर्नमेंट का लिया हुआ है, लेकिन इन्फोर्समेंट जो है वो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो है तो वो करवा रही हैं। और जो मीटिंग्स जब होती हैं गवर्नमेंट की उनके एफएटीएफ के साथ, ज़रूर हमारे फाइनेंस के लोग ज़रूर मीटिंग्स कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये देखें कि उसके अंदर हमारे जो ये लोग जो होते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो हेड्स हैं वो भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट कराना होता है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कौन ख़त्म करेगा, ठीक है ना। उसके अंदर एफआईए का बहुत बड़ा रोल है, उसके अंदर स्टेट बैंक का बहुत बड़ा रोल है, और उसके अलावा जो इंटरनेशनली जहाँ जहाँ से हो रही है, यकीनन कि बहुत सारी एजेंसी जैसे एफआईए की हमने बात की, तो वो बहुत सारे लोग सही सब जगहों पर नहीं पहुँच सकते। उसमें यकीनन हमें, क्योंकि पाकिस्तान की जो हमारी आईएसआई है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है। इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन तमाम इदारों की काविशें हैं जो रंग ले आई हैं। सर एट द सेम टाइम अगर हम वाइट लिस्ट में चले जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा? बिजनेस कम्युनिटी कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, कितना एक्सपेक्ट कर रही है? आप ये देखें कि जैसे बिजनेस कम्युनिटी के अंदर अभी आप टेक्सटाइल सेक्टर को देखें कि बूम हो रहा है, ठीक है। इंटरनेशनली मार्केट के अंदर जो है उनकी डिमांड्स बढ़ चुकी हैं। राइट। आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो आपकी पोजीशन बहुत बेहतर हो गई है माजी की बनिस्बत जो है। आपने अभी हालिया जो है तो गवर्नर स्टेट बैंक की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, जो उन्होंने आके प्रेस को ब्रीफ किया, तो आप ये देखें कि वो सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव साइन के ऊपर जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये तमाम चीज़ें ये इसी वजह से उस साइन के ऊपर जा रही हैं कि जब हुकूमत वक्त जो है वो एफएटीएफ की जो 21 नुकात उन्होंने पूरे किए और जो काफ़ी हद तक बाकी के मानदा जो 6 नुकात हैं उन पर काम कर लिया, तो ये सारे इंडिकेटर्स वही आपको शो कर रहे हैं। अगर ये इंडिकेटर्स नहीं होते और अगर यहाँ पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग की बात होती या खुदा ना खास्ता जो कुछ अरसे पहले तक इस मुल्क के अंदर जो टेररिज्म था, यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर कोई बम ब्लास्ट नहीं होता, यहाँ पर कत्लो गारत उस लेवल की नहीं होती ना पाकिस्तान में, बल्कि ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं कराची शहर के अंदर, आप ये देखें कि आप और मैं जब वापसी पे घर अगर जाते तो हमें खौफ ज़दा हम होते थे अकेले नहीं निकल कि सकते हम पता नहीं अपने घर खैर वाफियत के साथ पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते। जब हमारे बच्चे जो हैं जब स्कूल जाया करते थे तो हम परेशान होते थे कि ये बच्चे हमारे खैर वाफियत के साथ अपने घर आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये सारी की सारी वजूहात हैं जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने काम किया। अगर इस किस्म की सिचुएशन ना होती, ना सिर्फ ये तो डोमेस्टिक हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं,
आप ये देखें कि हम पर जो अब है इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने एतबार करना शुरू किया। राइट 45 मुल्कों की अफवाज ने आकर यहाँ पर पाकिस्तान नेवी के साथ मशकें की। सर, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं आप, बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और बिजनेसेस कहाँ से कहाँ चले गए हैं, एक्सपोर्ट्स के नंबर इंक्रीज हो गए हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है और एट द सेम टाइम इन तमाम चीज़ों के बावजूद ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है पाकिस्तान के ऊपर। तो अब क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, एक्सपोर्ट्स के नंबर मजीद कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि ये तो हो गई पास्ट की बातें, अगर हम प्रेजेंटली या फ्यूचर की बात करें तो वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? आप ये देखें कि हमारी एक्सपोर्ट जो है तो बिल्कुल मुंजमद होकर रह गई थी अगर आप पास्ट में जाके देखें, लेकिन अब ग्रेजुअली आप ये देखें कि हम तकरीबन कोई 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि जो हम कोविड में गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल जो पॉलिसीज़ जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ली, मैं समझता हूँ कि वो भी खराज तहसीन उन्हें हमें पेश करना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, क्योंकि हम पाकिस्तान जो तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर हम शायद उस तरीके के लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि जैसे कि तरक्की याफ्ता ममालिक ने लॉकडाउन्स किए। लेकिन मैं इसका भी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे उन्होंने पहले दिन कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मुकम्मल लॉकडाउन करें, लोग कोरोना से नहीं खुदा न खासा भूख से मरना शुरू हो जाएं। तो हमारे यहाँ पर तो ये सारी इस किस्म की सिचुएशंस हैं, तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली माशाल्लाह इसके प्ले किया पूरे पाकिस्तान में। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए। तो आप ये देखें कि उस स्मार्ट लॉकडाउन से हमें ये फायदा हुआ कि हमारी पहले हमारे मुल्क में बेरोजगारी है, तो वो लोगों को रोजगार भी मिलता रहा। और जो आज हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर हमने तमाम लॉकडाउन किया हुआ होता, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, हम इस लॉकडाउन के दौरान भी हमारी एक्सपोर्ट्स के नंबर आप देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स के नंबर अल्हम्दुलिल्लाह बढ़े हैं। राइट और अब जैसे ही ये कोरोना खत्म होगा तो आप ये देखें जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, जो फैसलाबाद आपने सुना था कि कई दहाइयों से फैसलाबाद जो है तो बंद था, लेकिन आज फैसलाबाद का टेक्सटाइल सेक्टर माशाल्लाह ऐसा चल रहा है कि वहाँ पर लोगों को काम करने वाले चाहिए। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट्री पिछले दिनों चली थी, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, तो उस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया था कि आप ये देखें कि हमारे पास अब यहाँ पर जो है स्किल्ड लोग नहीं है कि जो टेक्सटाइल के लोग हों। तो हमें जो है तो टेक्सटाइल डेवलपमेंट में और या स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि जिस इंडस्ट्री को बूम मिले उस इंडस्ट्री के लोग अवेलेबल ज़रूर होने चाहिए। अच्छा सर, एट द सेम टाइम टेक्सटाइल पॉलिसी भी आने वाली है, इसका भी इम्पैक्ट आएगा और मजीद इसके अंदर लॉन्ग वे है, लॉन्ग जर्नी है जिसे हमें तय करना है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन पैकेज आया है, उसके बाद ये इंडस्ट्री भी बूम कर रही है। हम देख रहे थे स्टार्ट में कोविड से पहले जब कंस्ट्रक्शन पैकेज नहीं आया था, उस वक्त थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसमें सीमेंट, स्टील और डिफरेंट लाइक इंडस्ट्रीज हैं जो सफ़र कर रही थी बिकॉज ऑफ पॉलिसी रेट्स। अब हमने देखा कंस्ट्रक्शन पैकेज भी दिया गया, लीनियंसीज भी दी गई और एट द सेम टाइम पॉलिसी रेट में भी कट ऑफ किया गया। कितना इंपॉर्टेंट था, नीड ऑफ द आवर था और टाइमली ये मेजर लिया गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि आफ्टर एग्रीकल्चर जो है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आपकी सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करती है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं तो उसमें तकरीबन कोई 72 इंडस्ट्रीज़ हैं कि जो उससे बिलवास्ता वाबस्ता हैं। तो ये मेजर लेना गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा कदम था। अगर कोविड के दौरान जो ये एमनेस्टी जिसको हम कहते हैं, अगर वो ना देते और इस किस्म का कंस्ट्रक्शन पैकेज ना देते, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी वो खत्म हो जाती। आखिरी सांसें ले रही थी, देखिए ना कि आपकी यकीनन आखिरी सांसें ले रही थी, कोई चीज़ आपकी बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा था उस दौरान, सिर्फ पॉलिसीज़ की वजह से। यकीनन मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी अक्ल उनका से उन्होंने काम किया कि कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया और फिक्स टैक्स रिजीम को अनाउंस किया कि आप ऐसा करें कि आप जो है ब्यूरोक्रेसी से बचना चाहते हैं तो आप फिक्स टैक्स रिजीम में आ जाएं, आप FTR में आ जाएं। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो उस फिक्स टैक्स रिजीम में चले गए। आप ये देखेंगे तारीख में पहली मरतबा जो है तो 5% के ऊपर जो है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आपको बैंक से फाइनेंसिंग मिल जाती है। राइट, ठीक है, कभी हमने नहीं सोचा था कि हम जो है तो कभी 15, 16, 18% पे यहाँ पर काम हुआ करते थे। आज जो है तो गवर्नमेंट ने उस लेवल के ऊपर लेकर आ गए आपके इंटरेस्ट रेट को कि जिस तरह से हम बाकी दुनिया में जो हम सुना करते थे कि जी वहाँ पर 4% होता है जो आपका जो रेट है, लेकिन आज मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी काविश है
इस गवर्नमेंट की कि उन्होंने जो टैक्स का जो रेट है वो 5% और 7% आपकी जो स्लैब्स हैं, बाकी उसके लिए जो है तो 7% पे लेकर आए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए 5% पे लेकर आए। राइट। और तो अब क्या सिचुएशन नजर आ रही है कंस्ट्रक्शन की? अब जो इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही हैं, तो आगे क्या प्रोजेक्ट्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं या अभी भी कोई प्रोक्रेस्टिनेटर है रास्ते में? देखिए, रास्ते में तो आप ये देखें कि 400 प्रोजेक्ट्स हमारे अभी भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में पाइपलाइन के अंदर हैं, ओके। जो किसी भी वजह से वहाँ पर रुके रहते हैं। उसके अंदर बहुत सारी वजूहात हैं जो मेरे ख्याल से लाइव प्रोग्राम के अंदर नहीं बतानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, खुसूसन प्राइम मिनिस्टर को इन तमाम चीज़ों का इल्म है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जितनी दिलचस्पी लेते हैं इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि वो एवरी थर्सडे वो लाइव खुद बैठ के तो मीटिंग किया करते हैं, तो यहाँ से भी चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग भी होते हैं और दीगर तमाम सूबों के लोग होते हैं, कंसर्न मिनिस्टर्स होते हैं। तो मकसद उन्हें इतनी फ़िक्र है कि इस इंडस्ट्री के किसी तरह से चले ये, क्यों कि उनके मंशूर का ये पार्ट है। उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर का कहा। वो 50 लाख घर जब बनेंगे तो ऑटोमेटिक 1 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नहीं है कि गवर्नमेंट 1 करोड़ नौकरियां दें। गवर्नमेंट के पास तो आपके इल्म के अंदर है कि हर जगह पर, हर इदारे के अंदर सरप्लस लोग हैं ऑलमोस्ट जो है, तो ठीक है। राइट। वो इतने सरप्लस हैं कि असबाब पैदा करने पड़ते हैं, वो तो होता ही, तो रास्ते निकालने पड़ते हैं। रास्ते तो प्राइवेट सेक्टर ही निकालेगा ना। जब आप प्राइवेट सेक्टर को कोई ऐसा काम करने देंगे तो वो प्राइवेट सेक्टर रास्ते निकालेगा, प्राइवेट सेक्टर आपको जॉब प्रोवाइड करेगा, प्राइवेट सेक्टर आपको टैक्स पे करेगा। राइट। तो उसी से आपका मुल्क चलेगा, उसी से लोगों को जॉब मिलेंगी। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। बेसिक जो गवर्नमेंट का काम है वो यही काम है कि वो लोगों को सहूलतें कैसे मुहैया करे, वो बिजनेसमैन को सहूलतें कैसे मुहैया करे, ताकि बिजनेसमैन जो है तो शो रन कर सके। अगर वो अपना शो रन करेगा तो यकीनन बिजनेसमैन अकेला तो काम नहीं कर सकता, उसे अपनी टीम बनानी होती है। तो वो टीम के लिए अपने लोगों को वो हायर करेगा। जब वो लोगों को हायर करेगा तो ऑटोमेटिक नौकरियां मिलना शुरू हो जाएंगी। वो 1 करोड़ नौकरियां जाकर इस तरह से पूरी होती हैं। दिस इज द वे। तो इसके ऊपर काम हो रहा है, जैसा मैंने पूछा आपसे कि कोई प्रोक्रेस्टिनेटर तो नहीं है यहाँ पे, कोई डिलेयर तो नहीं है। तो आपने कहा कि SBCA में कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में मौजूद हैं। एट द सेम टाइम जब लास्ट आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त आपने कहा था कि कोई काम नहीं हो रहा। तो अभी भी वैसी सिचुएशन, कोई स्टक सिचुएशन है या फिर अब कुछ लीनियंसी, कुछ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है उनके जानिब से? नहीं, अब पहले से काफ़ी बेहतर है। उस तरह से नहीं है जैसे बाकी सूबों में काम हो रहा है। जैसे पंजाब के अंदर ये कहा गया है कि अगर आप 45 डेज में आपकी अप्रूवल ना हो तो आप काम स्टार्ट कर दें। आप ये समझें कि आपकी अप्रूवल हो गई है। ओके। लेकिन उस चीज़ के, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 62% ऑफ द कंट्री है। सिंध में बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। तो सिर्फ यही डिफरेंस है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, या कोई और बात है? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट में तो CDA आता है, ठीक है ना। पंजाब भी एक प्रोविंशियल अथॉरिटी है, लेकिन क्योंकि वहाँ PTI की हुकूमत है और PTI का जो नारा है, वो जो आम फहम है कि वो करप्शन के खिलाफ बात करते हैं। तो सर रिलीफ कहाँ दिए जा रहे हैं, सब्सिडाइज कहाँ पे किया जा रहा है ज्यादा, किस प्रोविंस में किया जा रहा है? आपने कहा जैसे कि अगर वहीं पे ही फेडरल गवर्नमेंट की ही गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पंजाब में, तो अगर हम सिंध की बात करें तो क्या यहाँ पे वैसी सब्सिडीज नहीं दी जाती? नहीं, सब्सिडी तो कानून तो बन चुका है ना। सब्सिडी तो आप देखें ना कि नया पाकिस्तान आपके नेफ्डा के थ्रू तो आप कोई भी काम के पाकिस्तान में कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी गवर्नमेंट के लैंड्स पे भी उन्होंने प्लान किया हुआ है और वहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है। कई जगह पर प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर वो बिल्कुल कोशिशें कर रहे हैं और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ मिलाया है। अब प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत सारी स्कीमों पे नेफ्डा के साथ काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कोई प्रोजेक्ट जाता है तो वो फौरी तौर पे अप्रूव नहीं होता, एज यू आर सेइंग दैट। तो अभी जबकि कंस्ट्रक्शन पैकेज आया है हमारे पास और इसको जितना ज्यादा अच्छे से अवेल कर सके, हर बिजनेसमैन को चाहिए कि वो उसे अवेल कर सके तरीके से, हर बिल्डर को चाहिए, तो वो कितने ज्यादा हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, या फिर वो अभी थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ये सिर्फ रूमर्स हैं। रूमर्स तो नहीं है। देखिए कि जो भी बात होती है वो यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई सदाकत ज़रूर होती है। और जब किसी प्लेटफॉर्म पर आकर कोई भी बिजनेस लीडर होगा तो कोई भी, तो वो ऐसे अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो डे टू डे अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसे सारी चीज़ों का इल्म होता है। तो इस वजह से मुझे इल्म है कि उस तरह से काम नहीं हो रहे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जिस तरह से पंजाब में या CDA में या दीगर सूबों के अंदर जो काम होते हैं, जिनका काम है वो इनको करके देते हैं और वो प्रमोट कर रहे हैं। पंजाब के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इसमें तो कोई दारवाई नहीं है जी। वो तो हम खुद मीटिंग्स कर आए और उनके जो वाइस चेयरमैन है SM इमरान साहब, उन्होंने तो ये स्पेशली कहा है कि आप अगर आपका इतने दिन में कोई काम ना हो
तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, और अगर आपसे यहाँ पर कोई पैसे भी मांगे तो भी आपने हमें बताना है और हम उसको इबरत का निशान बनाएंगे। अच्छा, तो वहाँ पर तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, जो कि बदकिस्मती से इस वक्त हमें सिंध में नहीं आ रही हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर सिंध में भी शुरू हो गई है। जो नया सेटअप आया है वो कोशिश ज़रूर कर रहा है। ठीक है सर, बीइंग अ बिल्डर आप देख रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट अनाउंस किए जाते हैं और लोगों से फॉर्म पे स्पेकुलेशन की जाती है और ब्रोकर्स को दे दिए जाते हैं फॉर्म्स, फिर वो फॉर्म्स बिकते हैं और एक बड़ा केओस मच जाता है और लोग उस पीछे भाग रहे होते हैं उस चीज़ के कि वो मिल जाए, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बिल्कुल प्रोजेक्ट्स गायब हो जाते हैं। ये अगर सिचुएशन दोबारा कोई ऐसी निकलती है तो इस पर क्या किया जाए, या फिर जो एक पब्लिक है इसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, ये भूल जाते हैं लोग कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई थी और दोबारा वही कदम उठा लेते हैं। तो आने वाले दिनों में जब ऐसी चीजें आती हैं तो उसे कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाए, किसके जरिए उसे ऑथेंटिक समझा जाए? आप ये देखें कि जो फितरतन इंसान होता है वो लालची होता है, और वो उस लालच के लिए जो है वो उन लोगों के पास जाते हैं कि जिनकी कोई ऑफिशियल वैल्यू नहीं होती है। हम ऑफिशियल वैल्यू किसे कहते हैं कि जैसे आपने डिपार्टमेंट्स की बात की, तो आप ये देखें ना कि हम क्यों ये बात डिले की कर रहे हैं। डिले की इसी वजह से हम बात कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट अगर ऑफिशियली पास नहीं हुआ तो उस प्रोजेक्ट की कोई ऑफिशियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि किसी अथॉरिटी ने उसे एग्जामिन नहीं किया, किसी अथॉरिटी ने उसे एनओसी नहीं दी है। तो मैं तो लातादाद मरतबा पहले भी ये कह चुका हूँ कि जो कानून होना चाहिए, जिस भी प्रोविंस के अंदर जो शख्स काम करे वो कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको और दूं, अगर कराची से कुछ फासले पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी तक बंडल्स ऑफ उन्होंने स्कीम्स अनाउंस करके और लोगों से पैसे ले लिए और फिर उसके बाद उनको प्लॉट्स नहीं दिए, तो उनके बारे में आपकी क्या राय होगी? देखिए, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं मैं आपको खुल के बताता हूँ। उन लोगों के हमारा उसूली इख्तलाफ ही उन लोगों के साथ ये है कि एक तो वो उनकी गेमिक्स बन गई हैं कि वो पहले फॉर्म के ऊपर कमाते हैं, अरबों रुपया इकट्ठे करते हैं फॉर्म के ऊपर, और फिर वो जो उनकी जो लैंड्स हैं, ठीक है, वो जो है क्लियर नहीं होती हैं, और क्योंकि वो जो लोग हैं वो अपने साथ उन ताकतवर लोगों को मिलाते हैं कि वो शायद जो है तो इस मुल्क के अंदर जो हम ये कहते हैं कि अशराफिया, उस किस्म के अशराफिया को, उस किस्म के पॉलिटिशियंस को, उस किस्म के दीगर लोगों को मिलाने के बाद वो समझते हैं कि अब हम कानून से अबतर हैं, बालातर हो गए हम, और कानून हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ये ख्याल करना चाहिए। आप सर, एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक ही सफ़र करती है, तो हमारा क्वेश्चन ये है, पूछने की बात ये है कि अवाम को कैसे बचाया जाए, कैसे इन ऐसी चीज़ों से दूर रखा जाए, ऐसी स्कीम से, ऐसी लालच से? देखिए, हुकूमत, ये जो आपकी अवाम है ना, ये खुद अब वो पिछला दौर नहीं रहा 30 साल पहले वाला, 25 साल पहले वाला, ठीक है, ये आपका सोशल मीडिया का दौर है। आप पहले ये जो फ़ोन, आईफोन आपके इस्तेमाल नहीं होते थे, आपके सैमसंग एंड्रॉयड के इस्तेमाल नहीं होते थे, लेकिन आज तो आपके हाथ में सब कुछ है कि आप किसी के बारे में कुछ भी चेक कर सकते हैं। तो मेरी आवाम से यही गुजारिश होगी कि जो अथॉरिटी से पास हों प्रोजेक्ट्स, उनके अंदर सरमायाकारी करनी चाहिए, ताकि कल को खुदा ना खास्ता कुछ मसला हो, आप किसी अथॉरिटी के पास जा सकें। वो जो अथॉरिटी से पास प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लोगों को बैंक फाइनेंस भी करता है। जिस तरफ आपका इशारा या मेरा इशारा है, वो अपने एक पेपर के ऊपर खुद ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जबकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। यू आर वेरी राइट सर, इस पे मजीद बात करेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट के देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,08,717 रुपीस, गोल्ड पर 10 ग्राम 93,306 रुपीस, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस 1797.92 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 59.65 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 63.27 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 191.50, सेलिंग वाज 193.50। यूके पाउंड बाइंग रही 221.50, सेलिंग वाज 224 रुपीस। यूएस डॉलर बाइंग रही 158.90, सेलिंग वाज 159.60। चाइनीज यान बाइंग एट 24.95, सेलिंग वाज 25.10। Saudi Riyal buying at 42.15, selling was 42.75. UAE Dirham buying at 43.20, selling was 43.70.